प्रश्न बढ़िया सा, इसको देखिएगा, बातचीत करिएगा इससे और फिर जवाब दीजिएगा अच्छा सा। कि कक्षा 2 की कविता चांद का कुर्ता के अंत में पूछा गया प्रश्न, क्या आपने भी चांद को घटते बढ़ते देखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, बताइएगा। क्या बात है, भावी शिक्षिका दीदी अच्छे नंबर पर पास होकर मिल जाऊंगा आपसे, बिल्कुल जरूर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ सभी आए, है ना, सभी आए, अच्छे नंबरों से पास हो और फिर सभी आए। यहाँ आपका क्या बी ऑप्शन दे रहे हैं कि बच्चे की जिज्ञासा को नए आयाम देते हुए प्रकृति से जोड़ना। क्या बात है, बहुत शानदार भाई। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करना, तो यहाँ चांद का कुर्ता है ना, इसके अंत में जो प्रश्न है हमें कविता से क्या है, जोड़ के पढ़ाना है। तो क्या है, बच्चे की जिज्ञासा को एक नए आयाम दे दिया, यानी कि प्रकृति से जोड़कर बच्चे को चीज सिखाई जा रही है ना, शिक्षा को ग्रहण करवाया जा रहा है। और यहाँ आपका क्या रहेगा, तो कहेंगे केवल और केवल बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। प्राथमिक स्तर पर उच्चारण का आकलन करने के दौरान आप निम्न में से किस विधा का चयन करेंगे। ये जो विधाएं हैं, तो बताइए, उच्चारण का आकलन करना है तो उसके दौरान आप किस विधा का चयन करेंगे, बताओ जल्दी। राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को, आ जाओ जल्दी, बताओ। उच्चारण पर बल देना है, मतलब कि बच्चे को उच्चारण को आकलन करना है। तो ए पर जा रहे हैं यहाँ सभी, बहुत शानदार, क्या बात है। अच्छा, अभी पढ़े हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या बात है। तो क्या देखो, निबंध या अनुच्छेद या मौन पठन, ये इनसे क्या उच्चारण का आकलन किया जा सकता है, नहीं भाई। अगर कविता गान करवाते हैं, कविता गान क्यों करवाया जाता है, कि ताकि आपकी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न हो और आपका उच्चारण कौशल सुधरे, है ना, इसीलिए तो कविता गान करवाया जाता है। तो आपका क्या रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ सभी का सही जवाब, बहुत शानदार। चलिएगा, दूसरा, तीसरा मतलब, मगन सबकी आंखों का तारा है, वाक्य में आंखों का तारा होना का अर्थ है सबका प्यारा होना। यह शिक्षण विधि है, कैसी शिक्षण विधि है, भाषा संसर्ग विधि, निगमन, रसास्वादन या फिर व्याख्यान, बताइएगा। माथुरी, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जीवा, राधे राधे। अनुच्छेद किस बारे में होता है भाई, अनुच्छेद हम अपना लेखन करना, अनुमान लगाना, इस बारे में होता है। अनुच्छेद जब पढ़ते हैं पठन कौशल को विकसित करने के लिए, है ना, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं या लेखन कौशल को विकसित करेंगे तो किसी अनुच्छेद के बारे में लिखना। लेकिन उच्चारण कौशल की बात की है ना, तो उच्चारण तो हम भाषा कविता के गान से ही करेंगे। ठीक है, चलेगा। सी, विमलेश कुमार ने सी, सैयदा सी, चलेगा, बहुत अच्छा। सी, रसास्वादन, भाई रसास्वादन विधि पढ़ी है तुमने कोई, यूं बता दो, रसास्वादन विधि कोई पढ़ी है भाई। इन विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि बच्चा मनोरंजन, यानी कि रसास्वादन कब करते हैं, जब कविता पठन किया जाता है। कविता पठन का उद्देश्य रसास्वादन होता है, ये बताओ। कविता पठन का जो मुख्य उद्देश्य क्यों है, रसास्वादन, मनोरंजन, ये कौन सी विधि हो गई, ये तो उद्देश्य है, काट दो, है ना। निगमन भी नहीं है, ये व्याख्यान भी नहीं है, ना ये निगमन है ना व्याख्यान है। ऐसे बिना सिर पैर के उत्तर दे कभी कभी तुम, कि ऐसा लगा पढ़ा ही ना हो कुछ। भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि किसको कहते हैं, जब भाषा से संपर्क स्थापित करके, संबंध मिलाकर जब सिखाया जाता है बच्चे को, तो उसको क्या कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि, है ना। भाषा समृद्ध परिवेश देना एक तरह से। कि मगन सबकी आंखों का तारा है, वाक्य में आंखों का तारा होने का अर्थ है सबका प्यार होना। यह शिक्षण विधि है कि बच्चे को कह दिए, भाई क्लास में एक बच्चा है जो सबसे प्यारा है, अच्छे से पढ़ाई करता है, सब चीज, तो कह दिए मगन सबकी आंखों का तारा है, इस तरह से उसकी तरफ इशारा करके बच्चे को भाषा के साथ जोड़कर सिखाया जा रहा है ना। तो ये क्या है, भाषा संसर्ग विधि है आपकी। कैसी है, तो कहेंगे भाषा संसर्ग विधि है आपकी। कोई बात नहीं, सानवी दिक्कत नहीं लेनी, आगे बढ़ो। पाठ में अमृत जल जैसे शब्दाएं हैं, अमृत और जल शब्द के बीच में लगे ये जो योजक चिन्ह है, इसका क्या कार्य है, इस प्रकार की चर्चा का उद्देश्य क्या हो सकता है, बताओ जल्दी। इस प्रकार की चर्चा का उद्देश्य क्या हो सकता है, भाषा संसर्ग विधि समझा दो बाबू। भाषा संसर्ग विधि क्या है, भाषा संसर्ग विधि में आपको व्याकरण के नियम रटवा कर नहीं सिखाए जाते, यानी कि जब भाषा से साक्षात संपर्क स्थापित करके बच्चे को भाषा सिखाई जाए। एक तरह से जब हम भाषा अर्जन करते हैं, तो अर्जन में क्या होता है, जब हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं तो अर्जन करते हैं। अर्जन कैसे, जब आप साक्षात भाषा से संपर्क होता है, यानी कि पर्यावरण आपको माहौल ऐसा मिलता है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि बच्चा अनायास, बिना प्रयास के, बिना किसी दिक्कत के भाषा को ग्रहण कर रहा है। उसके परिवार में भाषा, सभी उसी भाषा को बोल रहे हैं, उसके मित्र उसी भाषा को बोल रहे हैं, समाज में जा रहा है तो वहां पर भी हिंदी है। तो इस तरह से भाषा से जब सीधा संपर्क, संसर्ग का मतलब क्या है, संपर्क यानी कि संबंध स्थापित करना। तो भाषा संसर्ग विधि में भाषा आपको व्याकरण के नियमों को रटवा कर नहीं सिखाई जाती, आपके व्यावहारिक जीवन से संबंध स्थापित करके सिखाई जाती है। ठीक है, अब इसका आप क्या जवाब दे रहे हैं, बी और सी। देखें, कुछ बी पर जा रहे हैं, कुछ सी पर जा रहे हैं। सी क्या है, शब्दकोश शब्द संपदा, और बी है पाठ्यपुस्तक व्याकरण के नियम जानना। अच्छा, बी सी पक्का, लेकिन अंजलि देवी ने दिया है डी, बहुत शानदार अंजलि। मिंटा यादव ने भी डी दिया है, क्या बात है। सुजीत सिंह डी, जिन्होंने डी दिया है वो यहाँ भाषा की बारीकी को बहुत अच्छे से समझ गए, यानी कि पेडागोजी की बारीकी को तुम समझ गए हो जिन्होंने डी दिया है। और जिन्होंने नहीं दिया है वो समझते हुए भी अनसमझे से हो रहे हैं ना, अनसुलझे से हो रहे हो। तो इस समझ को थोड़ा सा और आपको सुलझाना है। देखो बाबू क्या कहा है कि उसने
अमृत जल, ये शब्द और उसके बीच में जो योजक चिन्ह है इसके बारे में वो समझा रही है, तो ये परिभाषा को जानना थोड़ी होगा, है ना। पाठ्य पुस्तक के व्याकरण के नियम नहीं जान रहे, व्याकरण का नियम नहीं कि बारीकियां हैं, व्याकरण के नियम तो एक तरह से वो हो जाते हैं आपके कि भाई कर्ता कब आता है, कर्म कब आता है, कारक कौन सा, ये सब संज्ञा सर्वनाम आदि क्रियाएं, संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग कब है, ये व्याकरण के नियम है, संधियां व्याकरण के नियम है। लेकिन नियमों को भी और बारीकियों से, भाषा को क्या है और बारीकियों से जानना कैसा है, तो कहेंगे हिंदी भाषा की बारीकियों को समझा रही है कि कहाँ हम कॉमा का प्रयोग, जब आपके कभी भी ये जो चिन्ह है ना ब्रैकेट वाले की, कॉमा डैश ब्रैकेट, इनके बारे में बात की जाएगी कि इनको पढ़ाया जा रहा है तो वो किस कौशल को विकसित कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि वो भाषा की बारीकियों को समझाना चाह रहा है। ठीक है, वो किसको समझाना चाह रहा है, तो कहेंगे भाषा की बारीकियों को बच्चे को सिखाना चाह रहा है। केवल ये डैश नहीं, डैश के साथ साथ कॉमा आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, है ना, जो भी कोई भी योजक चिन्हों की बात कर दी जाए तो वहां आप लगाइएगा कि भाषा की बारीकियों को बच्चे को समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा अब आगे आ जाते हैं। लेखन कौशल का आकलन करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही गलत प्रश्न, हाँ या ना वाले प्रश्न, या निबंधात्मक प्रश्न, बताइएगा। बहुविकल्पीय लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। आंचल ने डी दिया, राज पटेल डी, निहारिका डी, बहुत शानदार, पूजा डी, डी पर जा रहे हैं, क्या बात है, निबंधात्मक प्रश्न, बिल्कुल सही बात है, पूछा लेखन कौशल का आकलन करना है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न तो एक शब्द में उत्तर दे दोगे, सही गलत, इसमें कौन से लेखन कौशल का विकास होगा, तो आपका क्या बनता है, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में क्या आपको विस्तार से लिखने का मौका मिलेगा और वहां आपके लेखन कौशल का अच्छे से आकलन किया जा सकता है ना। चलिएगा, भाषाई विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, समझ में तो आ रहा है ना तसल्ली से, एकदम ज्यादा स्पीड तो नहीं बढ़ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाषाई विकास में सामाजिक अंतःक्रिया बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किससे संबंधित है, बताइएगा। वाइगोस्की, बहुत शानदार भाई, वाइगोस्की ने ही तो कहा कि बच्चा कैसा है, समाज से अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है ना। बच्चा कैसे सीखता है, तो कहेंगे समाज से अंतःक्रिया करके, कौन सीखता है, वाइगोस्की जी ने कहा है ना। इन्होंने, जीन पियाजे ने क्या कहा है भाई, बच्चा कैसा है, जीन पियाजे कहते हैं ना कि इन्होंने आत्म समायोजन वाला सिद्धांत दिया, अनुकूलन और समायोजन का सिद्धांत। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, अर्जन अधिगम का सिद्धांत दिया, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि बच्चा क्या है, अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, है ना, अभ्यास या नकल या अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है, कि बच्चे में आदत निर्माण की प्रक्रिया, बच्चा क्या है, आता है कई बार की आदत निर्माण की प्रक्रिया के, भाषा क्या है, एक आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा भाषा को सीखा जाता है, कि भाषा को आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखा जा सकता है। तो भाषा को जब आदत बना लिया जाए, ये वाली आदत वाली बात किसने की, बस इतना याद कर लेना कि कहेंगे आपके स्किनर, यानी कि व्यवहारवादी। स्किनर कैसे हैं, तो कहेंगे व्यवहारवादी, और इन्होंने ही श्रव्य भाषावादी। व्यवहारवादी किस सिद्धांत को मानते हैं, तो कहेंगे श्रव्य भाषावाद। श्रव्य भाषावाद क्या है कि जो आपका अनुकरण अभ्यास, यानी बच्चा क्या है, सुनकर और बोलेगा। श्रव्य का मतलब है सुनना, भाषा का मतलब बोलना, तो ऑडियो लिंग्विज्म जिसको कह देंगे। तो व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं, आपको बताया भाई, जो स्किनर है वो अभ्यास, बच्चा नकल से सीखता है, अभ्यास करके सीखता है, पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चा भाषा को, श्रव्य भाषावाद को और किस विधि के नाम से जानेंगे, तो कहेंगे आर्मी विधि। कई बार आप पूछते हो मैम आर्मी विधि क्या होती है, तो कहेंगे श्रव्य भाषावाद जो विधि है इसी को हम आर्मी विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित करने के पीछे उद्देश्य है। सभी सेशन को लाइक शेयर कर दो, जो नए प्यारे साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, और फिर अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से जवाब दो। यहां आपका जवाब, आयुष सिंह, विमल त्रिपाठी सी, बहुत शानदार। अंतिमा ने कहा सी, छाया सी, चलिएगा सी, गार्गी मैम की लाडली सी, अजीत कुमार सी, बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या पूछा है, भाषा की कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित करने का उद्देश्य क्या है, कि पढ़ने में रुचि जगाने के साथ साथ भाषा ज्ञान में वृद्धि, है ना। और पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त जो पठन सामग्री होगी वो हमारी आपकी क्या होती है, प्रामाणिक सामग्री होती है, उसी को पूरक सामग्री भी कहते हैं, कि आपकी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड कोई अदर सामग्री जो हम पढ़ रहे हैं, अपने विषय से संबंधित दूसरी सामग्री जो हम पढ़ रहे हैं उसको पूरक सामग्री कहेंगे, और उनको हम प्रामाणिक सामग्री भी कह देते हैं। ठीक है, चलिएगा आपका क्या होगा, यहाँ सी ऑप्शन। जब आगे कि अपने इलाके के लोकगीत अपनी भाषा में सुनाओ, इस विधि के पीछे उद्देश्य है संस्कृति से जोड़ते हुए बहुभाषिकता को पोषित करना, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए जानना कि वे क्या अपनी भाषा में लिख सकते हैं, गीतों के बारे में जानकारी या गांव के बारे में जानकारी देना। ए ऑप्शन आप दे रहे हैं, ए, ठीक है, चलिएगा, बहुत शानदार। ए देखें, संस्कृति से जोड़ते हुए बहुभाषिकता को पोषित करना, बिल्कुल भाई उसने कहा है इलाके के लोकगीत अपनी भाषा में सुनाओ, जो भी लोकगीत है
उनको अपनी भाषा में सुनाओ। तो अब क्या कर रही है कि उनकी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है, वहां उनकी संस्कृति को भी मान्यता दी जा रही है, उनको उपेक्षित नहीं किया जा रहा। तो संस्कृति को जोड़ते हुए बहुभाषिकता को पोषित कर रही है अध्यापिका। वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता हिंदी भाषा के डैश की विशेषताएं हैं, क्या कविता की, किताब की, कहानी की या प्रश्न पत्र की। मैम बता दीजिए भाषा अर्जन के चरण। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी, है ना, अभी इनको करिएगा। 9 का सी, बहुत शानदार। देखो हिंदी भाषा के, चाहे हिंदी भाषा ही नहीं मतलब भाषा के, चाहे आप अंग्रेजी की भाषा पढ़ो चाहे हिंदी की पढ़ो, तो हिंदी किसी भी भाषा की प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होती है कि वो वैध हो, वो वस्तुनिष्ठ हो और वो विश्वसनीय होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा मैम, पठन के उपकौशल। ठीक है, उपकौशल पर भी आपकी शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे बताओ, तो प्रश्न पत्र यहाँ आपका सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिएगा, सेशन को सभी लाइक शेयर करते रहें और चैनल को नए प्यारे साथी सब्सक्राइब भी करते रहना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बताओ मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपके अनुसार। क्या बात है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि एक छात्र की उपलब्धि का डेटा प्राप्त करना, नहीं। मूल्यांकन की आवधिक, नहीं। तो यहाँ तो आप बिल्कुल सही पहुंच गए कि शैक्षिक उपलब्धियों को मापने और छात्रों में सुधार की दिशा में काम करना, यही तो मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चे ने कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त कर ली है और उसके बाद क्या कमी रह गई है उसमें सुधार किया जा सके, है ना। तो इसलिए आपका क्या होगा, सी ऑप्शन। बोर्ड लाइट कर रहा है, मतलब लाइट तो है ही बोर्ड पर, और क्या कर रहा है। आवाज फ्रेश नहीं आ रही तो मतलब बासी आ रही है, फ्रेश नहीं है तो बासी आ रही है भाई। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है आवाज में, बाकी तुम बताओ एक बार, सही है, सभी को विजिबल है, बढ़िया आवाज या नहीं। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती है, वही तो अर्जन है। क्या है, तो कहेंगे वही अर्जन है आपका, सी ऑप्शन। जहां अचेतन, अचेतन अवस्था, अर्जन कब करते हैं, अचेतन होता है, और अधिगम कैसा होता है, वो चेतन होता है, प्रयासपूर्ण होता है, और अर्जन आपका अनायास होता है ना। इसके बारे में आपको सभी चीजें पता होंगी, मैंने शॉर्ट वीडियो भी चलो लिख देते हैं, अर्जन और अधिगम। अर्जन प्रयासपूर्ण, सॉरी अनायास। अर्जन कैसा होता है, तो कहेंगे अनायास होता है ना। और अनौपचारिक होता है, एक और बात, अनौपचारिक होता है जहां हम बिना व्याकरण के, अनौपचारिक जहां बिना व्याकरण के भाषा को सीखते हैं, वो आपका अर्जन कहलाएगा। और वहीं अधिगम की बात करें तो अधिगम आपका सचेतन होता है, कैसा होता है, तो कहेंगे सचेतन होता है, प्रयासपूर्ण होता है, और आपका औपचारिक अवस्था में अधिगम किया जाता है। किसी भी भाषा का अधिगम कैसे किया जाता है, तो कहेंगे औपचारिक रूप से, विद्यालय में जाकर जब हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो आपका अधिगम होता है। चलिएगा, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। चलो भाई, बढ़िया सा प्रश्न और आपका सुंदर सा प्यारा सा जवाब। मैम जन्मजात क्षमता वाले वो रचनावादी हैं, वो रचनावादी हैं, ठीक है, आ जाओ। 12 का आपका ए, बहुत शानदार। चलिएगा, 12 का ए, ठीक है, श्रव्य भाषावाद। और भी कोई कहीं जा रहा है ए के अलावा, मुझे लग रहा है अब तो कोई गलत करेगा नहीं, मैं इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ तुम्हारे श्रव्य भाषावाद की। अगर किसी ने कर भी दी तो तुम्हारे खैर नहीं है, फिर वैसे करा नहीं है किसी ने, सभी ने ए बताया, बहुत शानदार, मुझे अत्यंत खुशी की अनुभूति हुई। आपने किसी ने भी गलत नहीं बताया है ना। तो क्या कहा, मौखिक भाषा पर अधिक बल देता है, तो कहेंगे श्रव्य भाषावाद। और व्याकरण अनुवाद जो है ये लिखित पर बल देता है। अगर व्याकरण अनुवाद की विशेषता की बात करें तो ये किस पर देता है, ये लिखित भाषा पर बल देता है। कैसे, इसको हम भंडारकर विधि भी कहते हैं, ये जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं। और ये किस पर, ये इसी को अनुवाद विधि भी कहते हैं। ये कैसी है, अनुवाद विधि। तो बच्चा क्या, ट्रांसलेशन के माध्यम से एक भाषा से, यानी कि यहाँ आपकी मातृभाषा को माध्यम बनाया जाता है ना, मातृभाषा को मीडियम बनाया जाता है, मातृभाषा में दूसरी भाषा को मातृभाषा में ट्रांसलेट करके आपको भाषा सिखाई जा रही होती है। संरचनात्मक उपागम की बात करें तो संरचना में, यानी कि जहां व्याकरणिक संरचनाओं की बात की जाती है ना, बता रही हूँ भावी शिक्षिका जी, सुनिएगा। जब संरचनात्मक उपागम किसको कहते हैं, जहां व्याकरणिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है ना, वो संरचनात्मक उपागम है। निगमन पद्धति, जहां नियम के द्वारा भाषा सिखाई जाए, पहले नियम उसके बाद क्या, उदाहरण। तो पहले जब नियम के माध्यम से आपको भाषा सिखाई जाए तो वो निगमन पद्धति है। श्रव्य भाषावाद क्या है, ये आपकी किस पर बल देती है, बताया ना, आर्मी मेथड, व्यवहारवाद जो पीछे करा स्किनर वाले ने बताया, ये व्यवहारवाद पर आधारित है। ये अभ्यास पर बल देती है। बच्चा कैसे, बच्चा ड्रिल करके, अभ्यास करके, अनुकरण करके भाषा को सीखता है। श्रव्य भाषावाद में अभ्यास करके, अनुकरण करके भाषा को सीखता है। और श्रव्य भाषावाद के समर्थक कौन है, तो कहेंगे व्यवहारवादी हमारे श्रव्य भाषावाद के समर्थक है, ठीक है। चलिएगा, आगे चारों चीजें समझ में, आगे चलते हैं।
किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित पद्धति या विभिन्न दर्शनग्राही? बताओ। करो, हम पास हो जाएंगे। भाई दुआएं तो दिल से हैं आपके साथ, है ना, आप मेहनत इतना करें तो पास। दुआएं तो हमेशा एक टीचर की दुआ यही रहती है कि बच्चा कितना आगे चला जाए, है ना। तो दुआओं में कमी नहीं रहेगी, बस मेहनत में आप कमी रखना मत, यहाँ दुआओं से कोई कमी नहीं जाएगी। आ जाओ, 13 का सी दे रहे हो आप, अच्छा सी होगा पक्का, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आ जाओ। तो जो सी दे रहे हो तुम सारे गलत हो, इधर आ जाओ। देखो, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? गतिविधि आधारित ये एक अलग पद्धति है ना। व्याकरण अनुवाद एक पद्धति है, प्रत्यक्ष विधि एक पद्धति है, लेकिन जब ग्रहण विभिन्न दर्शनग्राही पद्धति की बात करें तो विभिन्न दर्शनग्राही का मतलब है कि शिक्षक के विभिन्न दर्शनग्राही पद्धति जो है ये अपने अंदर सभी पद्धतियों को समाहित किए हुए होती है। कि एक अच्छा शिक्षक क्या है, कहते हैं ना शिक्षण शास्त्रीय, शिक्षक का उचित गुण क्या है कि उसमें शिक्षण शास्त्रीय समझ होना। तो शिक्षण शास्त्रीय समझ का मतलब यही है कि विभिन्न दर्शनग्राही का मतलब शिक्षण शास्त्रीय समझ और विभिन्न दर्शनग्राही एक ही बातें हैं, है ना। कि जब आपको सभी शिक्षण विधियों की जानकारी होगी तो ये क्या है, आपको सभी विधियों के बारे में जागरूक कर देगी। तो आप अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, बच्चा किस विधि से जल्दी सीख रहा है ना, किस विधि से जल्दी सीख रहा है उस विधि को आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। जहां बच्चा अनुवाद से सीख रहा है वहां अनुवाद बनवाओगे, जहां बच्चा प्रत्यक्ष विधि से सीख रहा है तो आवश्यकता के अनुसार अपनी विधियों को आप प्रयोग करेंगे। और वो क्या कहलाता है, वो विभिन्न दर्शनग्राही, जहां पर सभी विधियों की जानकारी टीचर को होनी चाहिए, है ना। तो क्या रहेगा यहाँ आपका डी ही होगा। डी ही लगा था देखकर, लेकिन आयशा को देखकर गलत कर दिया। अच्छा, एक दूसरे को देखकर करोगे तो गलत होगा, अपने ऊपर भरोसा रखो केवल। अगर तुम गलत भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर दूसरों का देख के गलत नहीं करना। आ जाओ। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? बताओ। मुझे बहुत रोना आ रहा है, संस्कृत में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूं भाई तुम्हारा, है स्कोर नहीं बढ़ रहा है। शुरू में तो मेहनत करी ना होगी, है, और अब लास्ट समय में देखो भाई, संस्कृत तो आपका है एक नई लैंग्वेज होती है ना, शुरू से ही उसमें आपको समय देना था। होता है हम हमारे साथ कि जो विषय हमें अच्छा नहीं लगता, जो नया सब्जेक्ट है, विषय है, उस पर हम समय नहीं देना चाहते हैं और लास्ट में फिर रोते हैं। तो उसको आपको प्रायोरिटी पे रखना था स्टार्टिंग से ही। अगर उसको प्रायोरिटी पे रखकर थोड़ी सी मेहनत करके चलते तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, है ना। तो अब बस रामबाण इलाज यही है उसका, अंत समय में कुछ नहीं, केवल अपने कीवर्ड्स और टैगवर्ड्स, पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड्स देखो, प्रैक्टिस करो। और जो आपको कंटेंट की मैराथन कराई है, हिंदी की भी कंटेंट की मैं मैराथन करा चुकी हूँ और बहुत बढ़िया, उसमें हमने पूरी व्याकरण का भी रिवीजन किया है, पूरी पेडागोजी का भी रिवीजन किया है, सेम संस्कृत का भी किया है। तो कंटेंट की मैराथन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर पड़ी हुई है, सभी देखो, जिसने नहीं देखी रिवीजन करो, वहीं से देखो दोबारा। और आ जाओ इधर डी पर जा रहे हैं, सरसरी दृष्टि, क्या बात है ना, सरसरी दृष्टि से पठन। किसी चीज को जल्दी जल्दी केवल मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना है, यानी कि जल्दी जल्दी देखना, यही तो है आपका सरसरी दृष्टि से पठन। गहन पठन, बारीकी से पठन या विस्तृत। गहन पठन किसको कहते हैं भाई? जब हम विस्तार में, गहन पठन का मतलब है डिटेल में किसी चीज को पढ़ते हैं, और बारीकी से पठन आपका स्कैनिंग होता है जब मुख्य सूचनाओं को खोजा जाए। और विस्तृत पठन कैसे किया जाता है? आनंद के लिए किया जाता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? बताइएगा, कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है, यानी कि नकारात्मक पूछा है। आवाज बीच में थोड़ी सी कट जाती है। अच्छा नंदिता, चलो थोड़ा सा देख लेती हूँ क्यों कट रही है, पता नहीं। मौखिक से समझ गए, मौखिक का मतलब बोलना, और इन्होंने पूछा लेखन से की विशेषता नहीं, तो मौखिक लेखन की विशेषता कैसे हो सकती है? यही है। बाकी अच्छा संगठन, जब आप लिखते हो तो लेखन में आप अच्छी तरह से शब्दों को जोड़ते हुए लिखे हुए, अच्छा संगठन होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, व्याकरणिक परिशुद्धता होनी चाहिए, है ना। तो आपका क्या होगा यहाँ, केवल और केवल ए ऑप्शन नकारात्मक है, ये लेखन की विशेषता नहीं है। मौखिक को देख के लेखन नकारात्मक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? चलो बताओ, इसका जवाब दो। विशिष्ट कमजोरियों की जो पहचान की जाती है वो क्या है? वो आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, चलो पेपर नजदीक आ रहा है और हमारी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, तो हार्ट बीट को थाम के रखो और मजे मजे में पढ़ो, आराम से चलेगा। कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? बताइएगा, कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? सी ऑप्शन, सी फॉर चैनल। ओके, आ जाते हैं अवसरों की प्रकृति। वेरी गुड। कि पूछा कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण है, शिक्षक या विद्यालय? भाई प्रथम भाषा का अर्जन ना तो शिक्षक के द्वारा करते ना विद्यालय में करते हैं। जब हमें अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा, परिवेश मिलेगा, अर्जन स्वाभाविक है, हो ही जाना है। तो आपका क्या है? सी ऑप्शन सही जवाब है। आ जाओ आगे।
कि शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता डैश की ओर संकेत करता है। भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरणिक ज्ञान, भाषा के रूप और प्रकार के प्रति सचेतनता तथा संवेदनशीलता को बढ़ाने के, भाषा के चारों कौशलों की समझ और भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति संवेदनशीलता और सचेतनता। बताइएगा क्या होना चाहिए आपके अनुसार? भाई रूपम के कान फाड़ दिए। रूपम कैसे कान फट गया भाई तुम्हारा? है क्या बात है, क्यों पूछा है? भाषा, शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता किस ओर संकेत करती है? कि भाषा के प्रति आपकी जागरूकता, आप कितना जानते हो। भाषा प्रयोग की व्याकरणिक ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो काट ही दो, है ना। भाषा में पढ़ने लिखने के लिए प्रति सचेतनता या चारों कौशलों की समझ, तो आपका जो बी दे रहे हो बिल्कुल सही, कि भाषा के रूप और प्रकार के प्रति सचेतनता तथा संवेदनशीलता को बढ़ाना, है ना। कि भाषा के रूप को समझो, प्रकार उसके फंक्शन, सचेतनता और संवेदनशीलता को बढ़ाना, यानी कि बी। आ जाओ अब आगे, कि सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, बिना प्रयास के आप मातृभाषा सीख रहे हो, इसको क्या कहोगे? 19 पर आ गए। 16 नहीं है भाई, वहां 19 है, 16 नहीं है। 6 को 9 बना रहे हो, 9 को 6 बना रहे हो, है। बिना गंभीर प्रयास के सहज भाषा योग्यता नहीं, क्या है? इसके लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट शब्द अगर हमें मिल गया है तो हम और कहीं क्यों जाएंगे? उसको सहजात, यानी कि सहजात का मतलब है जन्मजात, है ना। वॉइस सही है, चलो बहुत बढ़िया है ना। तो सहजात का मतलब क्या है? जन्मजात, जन्मजात। और आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है कि बच्चे में जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता होती है। चलो, अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है बताओ? क्लियर, बहुत शानदार। तो इसी बात पे लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर पढ़ दो बढ़िया से। मातृभाषा के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हो? आप अंग्रेजी सीख रहे हो, यानी कि आपकी लक्ष्य भाषा है, और उस पर मातृभाषा का प्रभाव अगर कम करना है तो मातृभाषा में ज्यादातर संवाद के द्वारा नहीं भाई, हमें तो प्रभाव कम करना है, तो मातृभाषा में संवाद करवाएंगे तो प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, वो तो उल्टा है ना। मातृभाषा के उदाहरण देकर नहीं, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो। बचता है लक्ष्य भाषा में अधिक से अधिक अवसर देने पर बल देकर, अथवा लक्ष्य भाषा में सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश देकर। दोनों में से कोई एक कह दो, कौन सा हो सकता है? देखो कौन सा पॉजिटिव, सी पर जा रहे हैं, क्या बात है, खिलखिला रहे हैं, सी लगा दें, बहुत शानदार। तो सी तो हम लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? अवसर तो देने पर बल नहीं देना, पर बल नहीं देना, नकारात्मक शब्द को छाटो इस तरह से आप। नहीं, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। देखो लक्ष्य भाषा से जो हम भाषा सीख रहे हैं उसमें सरल चरणवार, जब अर्थपूर्ण निवेश, जानते हो अर्थपूर्ण निवेश, बोधगम्य निवेश। अर्थपूर्ण निवेश का मतलब क्या है भाई? बच्चों को बोधगम्य निवेश दो, है ना। बच्चा सहज भाषा को सीख जाएगा, दूसरी भाषा का भी अर्जन कर सकता है जब उसको बोधगम्य निवेश दे दिया जाए, एक इनपुट दिया जाए अच्छा सा। तो आपका क्या है? यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। आ जाओ, लेखन प्रक्रिया के किस चरण में विचारों को व्यवस्थित करना और लेखन के लिए एक रोड मैप प्रदान करना शामिल है? बताओ। 15 का क्या है मैम? 15 का क्या है? अभी देखते हैं क्या है। कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में, यहाँ क्या कर रहे हो? विचार निर्माण कर रहे हो। और विचार निर्माण करने के बाद आपने ध्यान से नहीं सुनी होगी, जो मैंने कई बार आपके प्रैक्टिस सेट में भी ये चीज बताई है, कई बार मैराथन में भी इसको डिटेल में बताया है, कि जो आपकी लेखन प्रक्रिया के चरण है, पहले विचार मंथन आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आती है, और विचार मंथन के अंदर ही रूपरेखा का निर्माण आता है। कभी कभी ये अलग भी आ जाता है, यानी कि विचार मंथन के बाद हम रूपरेखा निर्माण करते हैं। और रूपरेखा निर्माण करने का मतलब क्या? विचारों को व्यवस्थित करना, उन विचारों को व्यवस्थित किया जा रहा है, उनका एक मानचित्र, रोड मैप बनाया जा रहा है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? हम प्रारूप तैयार करते हैं, मसौदा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद संपादन करते हैं। ठीक है, ये तरीका है। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ? बी ऑप्शन। जब विचारों को व्यवस्थित करने की बात आएगी तो उसको रूपरेखा कहते हैं। और जब आए विचार निर्माण की प्रक्रिया, क्या? जब आए विचार निर्माण करना, किसी चीज पर चिंतन करना, कि चिंतन करवाया जा रहा है, तो वो होता है विचार मंथन, वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, वो होता है विचारोत्तेजन, वो होता है विचारोद्वेलन। विचारोद्वेलन भी आता है, उसको कहते हैं। लेकिन जब उन विचारों को व्यवस्थित करने की बात आएगी तो कहेंगे रूपरेखा का निर्माण करना। नया प्रश्न है, नोट करके चलो अभी, है ना। चलो आगे। भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते, बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं। ठीक है, उन्हें किस रूप में माना जाता है? बताओ जल्दी, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? क्या बात है, बी पर भी जा रहे हैं, ए पर भी जा रहे हैं और बी पर भी जा रहे हैं। आ जाओ, देखो भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल भिन्न है ना। तो भाषा के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन भाषा के प्रकार क्या होते हैं? बोली। भाषा के प्रकार क्या है? बोली है, कि भाषा को कई बोलियों में बोला जा सकता है, तो उनको बोलने का तरीका, उनका व्याकरण भी अलग होता है ना, कहा ना। बल्कि शब्द भंडार,
उनका उच्चारण ही भिन्न नहीं होता, उनका शब्द भंडार भी भिन्न होता है, उनकी व्याकरण के शब्द का क्रम भी भिन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो बोली को कहते हैं। ये किसकी विशेषता है, ये लहजे या अपबोली या विशिष्ट शब्दावली नहीं, ये बोली की विशेषता है। किसकी विशेषता है, तो कहेंगे ये बोली क्या है, इसको बोली कहते हैं। आगे आ जाओ। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है, जैसे कि पत्र पत्रिकाओं के लेख, समाचार है। आगे आ जाओ। तो उसको क्या कहते हैं, वो बोली को कहते हैं। ये किसकी विशेषता है, ये दूसरों से केवल भिन्न है ना। तो भाषा के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन भाषा के प्रकार क्या होते हैं, बोली। भाषा के प्रकार क्या है, बोली है कि भाषा को कई बोलियों में बोला जा सकता है, तो उनको बोलने का तरीका, उनका व्याकरण भी अलग होता है ना, कहा ना, बल्कि शब्द भंडार, उनका उच्चारण ही भिन्न नहीं होता, उनका शब्द भंडार भी भिन्न होता है, उनकी व्याकरण के शब्द का क्रम भी भिन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो बोली को कहते हैं। ये किसकी विशेषता है, ये लहजे या अपबोली या विशिष्ट शब्दावली नहीं, ये बोली की विशेषता है। किसकी विशेषता है, तो कहेंगे ये बोली क्या है, इसको बोली कहते हैं। आगे आ जाओ। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है, जैसे कि पत्र पत्रिकाओं के लेख, समाचार पत्र के लेख, फिल्म, विज्ञापन, खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची, पर्यटन आदि। तो इसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही सामग्री को क्या कहेंगे, बताओ जल्दी। मैम मुझे किसी ने सेहर नहीं किया है, क्या सेहर नहीं किया है, यहाँ बिल्कुल डी पर गए सभी धड़ल्ले से एकदम। मैम अब तो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता, ये तो हमें रट गया है। ये क्या है, ये तो हमको रट चुका है, कभी भी आ जाए सोते जागते ये वाला प्रश्न गलत हो जाए नामुमकिन है ना, मुआब हो जाता है भाई। पत्र पत्रिकाएं, विज्ञापन, होर्डिंग्स, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य जो पूरक सामग्रियां होंगी है ना, जो आपकी पूरक सामग्री अन्य पाठ्य वस्तु होगी, वो सभी आपकी प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है और उनको हम पूरक सामग्री भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा, बताओ। बुनियादी चरण की बात की है, समझा चुकी हूं, आप समझ चुके हैं, बस रिकॉल करना है क्या है ये। 23 का डी देते, 24 का बताओ। मैम ऑथेंटिक सामग्री, प्रामाणिक सामग्री को ही कहते हैं शिव भक्त जी, प्रामाणिक सामग्री को ही ऑथेंटिक कहते हैं। मैम 19 को फिर से देखिए, डी भी तो सही है, देखें भाई। इधर आ जाओ, इधर देखो एक बार 19 वाला कि मैम डी भी तो सही हो सकता है, लेकिन जब जिसके लिए आपको सीधा सीधा शब्द मिल रहा है, नैसर्गिक भी कह सकते हैं, अब आप इसको सहज भी तो कह सकते हैं, अनायास होता है भी भाषा का अर्जन है ना, तो नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक। और सहजात, जन्मजात, जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि जन्मजात भाषा योग्यता, तो हम किसको सही मानेंगे, वो आपका एप्टीट्यूड, ये वो आपका दृष्टिकोण, नजरिया तय करेगा, है ना। यही तो खेल है आपका पेडागोजी का। हो सकता है लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हमें जब बिल्कुल एक्यूरेट शब्द मिल गया है तो क्यों करेंगे। अच्छा, नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक किसको कहते हैं, प्राकृतिक योग्यता, ठीक है, समझ गए। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक योग्यता। बहुत शानदार, यहाँ बी पर जा रहे हैं, अनोखी ने फाउंडेशनल स्टेज के 5 साल लिखवा दिए हैं, बता दिए, चलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण, तो प्रथम 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा, बुनियादी चरण में क्या आता है, तो कहेंगे प्रथम 5 वर्ष की आपकी विद्यालय शिक्षा आती है, ठीक है, चलिएगा। अब ये 5 वर्ष क्या है, आप जानते हैं भाई, 5+3, ये मैं आपको पहले ही बताया और आज भी बता रही हूँ, डिटेल में देखिएगा। जो ये 5 वर्ष हैं, ये किसके हैं, तो कहेंगे ये आपके बुनियादी शिक्षा के हैं। काय के हैं, बुनियादी शिक्षा के। और बुनियादी शिक्षा में भी इसको हमने 2 भागों में बांटा है, कैसे, तो इसमें पहले 3 वर्ष बच्चे के कैसे हैं, तो ये आपके प्री स्कूल के हैं, किसके हैं, कहेंगे ये आपके बच्चे के प्री स्कूल यानी कि आंगनवाड़ी के हैं। और उसके बाद 2 वर्ष में बच्चा पहली और दूसरी क्लास करता है, फिर 2 वर्ष जो है, 2 वर्ष में बच्चा पहली और दूसरी क्लास करता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो प्रथम 5 वर्ष है बच्चे के बुनियादी शिक्षा के हैं। उसके बाद 3 साल में बच्चा क्या करेगा, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी और 5वीं, फिर नेक्स्ट 3 साल छठी, अच्छा मैंने चौथी को 6 कर दिया है भैया, तीसरी, चौथी और 5वीं, उसके बाद छठी, 7वीं और 8वीं, और इधर 9 से 12 है ना, 9 से 12 तक आपकी, ये इस तरह से हम अपनी कक्षाएं करते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है, बताइएगा, किस रूप में करती है। अभी सीडीपी की क्लास नहीं हुई है साजिया, इसके बाद होगी, है ना। चलेगा, बहुत शानदार। शौर्य तिवारी अभी नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। सोनम, गरिमा ए, ठीक है मान लेते हैं, और प्रियंका भी ए दे रही है, निधि भी ए दे रही है, आयु सिंह बी, अच्छा बी वाले भी है, बी वाले तो तुम्हारा ढंग में इलाज करना पड़ेगा, है ना। विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा कर दी, कितनी बार बताया है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, माध्यमिक स्तर पर यानी कि सेकेंडरी लेवल पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, साथ साथ कैसी, शास्त्रीय भाषा, साथ साथ कैसी, तो कहेंगे शास्त्रीय भाषा, जो आपकी प्राचीन भाषा है, वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं, तो आपकी जो शास्त्रीय भाषा है और माध्यमिक और विदेशी भाषा, इनकी अनुशंसा की बात कैसे की है,
कि माध्यमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर नहीं करवाना कभी भी, अगर आ जाए प्राथमिक स्तर पर आपको पढ़ाना है तो नहीं भाई, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आप इसकी अनुशंसा करते हैं। ठीक है, चलिएगा आ जाओ। बालकों में दक्षता के साथ दूसरे के भावों विचारों को समझने तथा अपने विचार समझा पाने के कौशल का विकास करने के लिए उपयुक्त उपागम क्या है? वाद विवाद, कहानी सुनाना, शुद्ध लेख या बाल साहित्य? बताइएगा। हाँ भाई बताओ जल्दी, क्या हो सकता है? 26 पर आ गए हैं, 26 का ए दे रहे हैं ज्यादातर, क्या बात है? ए, निशी कह रही है डी। अरे वाह भाई वाह, निशी डी करवा रही है। देखिए निशी, बालकों में दक्षता के साथ साथ दूसरे के भावों और विचारों को समझने की बात कर दी, तो बाल साहित्य तुम्हारा क्या भाई, बाल साहित्य क्या आपके पठन में रुचि विकसित कर सकता है, लेकिन दूसरे के विचारों को समझने में नहीं। हर जगह बाल साहित्य आ जाए तुम पॉजिटिव नहीं मान सकते हो, प्रश्न को भी तो देखो, है ना? तो बच्चों में दूसरों के विचारों को समझने की बात की है, दूसरे के विचारों को वाद विवाद करके ही तो समझेंगे। उत्तर प्रत्युत्तर, वाद विवाद यानी कि कम्युनिकेशन, उत्तर प्रत्युत्तर जब किया जाएगा तभी तो दूसरे के विचारों को समझा जाएगा, है ना? तो बाल साहित्य कतई नहीं होगा, जो बाल साहित्य पे जा रहे होंगे क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है? न्यायालय की भाषा, राष्ट्रीय भाषा, कार्यालयी भाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा? बताओ जल्दी। सी ऑप्शन सही रहेगा, बी किसी हालत में नहीं हो सकता सही। हमारी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हमारी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं भारत की, केवल राजभाषा, और राजभाषा वो जो ऑफिशियल वर्क के लिए हम काम प्रयोग करते हैं, है ना? जो हम राजकाज की भाषा ऑफिशियल वर्क के लिए प्रयोग करते हैं। और वहीं सह राजभाषा की बात की जाए, किसकी? सह राजभाषा, सह राजभाषा या सह कार्यालयी भाषा, बस इस भाषा के आगे सह जोड़ देना तो आपकी अंग्रेजी हो जाती है। सह कार्यालयी भाषा की अगर आप हिंदी में प्रयोग न करना चाहें, हिंदी में राजकाज के कार्य न करना चाहें, तो आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, और वो कौन सी है? वो आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, वो क्या है? तो वो है आपकी अंग्रेजी, सह राजभाषा या सह कार्यालयी भाषा। और संस्कृत में आ जाए तो अंग्रेजी को आंग्ल भाषा कह देते हैं। क्या कहते हैं? तो कहेंगे अंग्रेजी को आंग्ल भाषा कहते हैं। ठीक, चलिएगा। भाषा अंतरण यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या मतलब है? मैम त्रिभाषा को फिर से बता दीजिए। ठीक है विकास जी, फिर से बता देंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो? प्रश्न आएगा उसके बीच में बताऊंगी, है ना? आज नहीं तो कल बता दूंगी। कल इसका मतलब मेरे को वो टॉपिक करवाने में जब मजा आता है जब उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, है ना? अब जैसे एक बच्चा कहता है मैम अर्जुन की अवस्थाएं बता दो, देखूंगी अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा साथ में बता दूंगी, नहीं है तो कल क्वेश्चन ऐड करके और साथ में अवस्थाएं बताऊंगी। क्यों दिक्कत ले रहे हो? आपकी क्वेरी मैंने नोट कर ली, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, साथ में फिर अवस्थाएं बताऊंगी। और ऐसे ही अभी क्या कहा था तुमने कि त्रिभाषा सूत्र, प्रश्न आएगा साथ ही साथ बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका बी आप दे रहे हैं, चलेगा। देखें कि किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा, और बी है पक्का? बी बी बी, चलो भाई बी वाले, सारे ही बी वाले हैं। डंडा ही फिरवाना है कि झाड़ू फिरवानी है तुम्हें, यूं बता दो। ट्रांसलैंग्वेजिंग, एक के बाद एक भाषा प्रयोग करना उद्देश्य नहीं है। ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? कि कक्षा में शिक्षक अधिगम के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं है। सभी विषय वस्तुओं साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में सीखा जाता है। एक मिनट रुको, क्या हो सकता है? सी बचता है, कैसे होगा? तो कहेंगे कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, है ना? ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? कि बच्चों की भाषाओं का इस्तेमाल करना, यही तो है, बच्चे की भाषा को संसाधन बना लेना। तो अधिगम के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल जब करोगे तो वही तो है ट्रांसलैंग्वेजिंग। क्या है? जहां जो सूचना है ग्रहण तो एक भाषा में की जाती है लेकिन आउटपुट दूसरी भाषा में होता है। बच्चे की भाषा को इस्तेमाल करना कैसे? एक संसाधन के रूप में। अब जरूरी थोड़ी है हर जगह तुम्हें संसाधन लिखा मिलेगा तो ही तुम सही बताओगे, अन्यथा उसको स्किप कर दोगे, है ना? तो उद्देश्य ये देखो क्या नहीं हो सकता है ना? देखो कि किसी विषय वस्तु में शिक्षण अधिगम के लिए एक के बाद दूसरी भाषा, हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं कि बच्चों को एक के बाद एक भाषा तैयार करवाना, एक के बाद एक भाषा का प्रयोग करवाना। ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब केवल ये है कि एक संसाधन के रूप में बच्चे को पढ़ाने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, माध्यम बना रहे, क्योंकि कक्षा कैसी है? बहुभाषी कक्षा है, और बहुभाषी कक्षा है तो अनेक भाषाओं का इस्तेमाल ऑटोमेटिक होना ही होना है कि नहीं होना? बताओ जल्दी, चलिएगा आगे आ जाओ। ऐसे घूम जाते हो तुरंत, थोड़े बहुत शब्द हेर फेर हो जाए तो बस, अब तो हथियार घेर दिए। हाँ ठीक है, ट्रांसलैंग्वेजिंग पे बना देंगे एक शॉर्ट वीडियो, बस डिमांड तो इतनी है, वो पूरी करने में नहीं आ रही है वो। आ जाओ इधर। भाषा कौशल को किसी व्यक्ति को उचित और प्रभावी पारस्परिक संचार के लिए भाषा को समझने और उत्पन्न करने की अनुमति देता है। क्या आप उपरोक्त कथन से सहमत या असहमत हैं? हाँ भाई नीतू, बिल्कुल वो उप सहकारी भाषा है हमारी, उपकार्यालयी उप या सह कार्यालयी भाषा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, इसका जवाब आप दे रहे हैं सी। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं, सी है पक्की बात। चलो प्रश्न देखो अब एक बार फिर से, कि भाषा कौशल किसी व्यक्ति को उचित
और प्रभावी पारस्परिक संचार के लिए भाषा को समझने और उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। क्या आप इस उपरोक्त कथन से सही है? बिल्कुल सही है भाई। भाषा कौशल वही तो है, जब आप किसी भाषा में अपने विचारों को किसी के पास पहुंचा सको, समझ सको, है ना, तो अपने भाषा को समझने और उत्पन्न करने की सहमति देता है, अनुमति देता है। पूरा बिल्कुल वाक्य सही है, कुछ गलत बात नहीं करी है इसमें, है ना। तो पूर्णतया सहमत है भाई हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं। आ जाओ आगे कि रोहन पुस्तकालय से किताब जारी करने से पहले शीर्षक, पृष्ठ, विषय वस्तु और पृष्ठों को क्रम रहित पलट कर पढ़ता है। यह किस प्रकार के पठन का उदाहरण है? गहन, व्यापक, तीव्र या अवलोकन? बताओ ये कैसा पठन है? 26 क्वेश्चन प्लीज मैम। अच्छा जी 26 क्वेश्चन बताते हैं, देख लेते हैं, तुम इतने बताओ। ठीक है 26 क्वेश्चन बताऊंगी, पहले इसे बताओ, इसके बाद 26 वाला। 30 का ए। कह रही क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और फिर भी इन आसानों में ऐसे घूम रहे हो तुम कि बस मजे ही मजे। दिख नहीं रहा है साहब तो क्वालिटी बढ़ा लो। चलो सी पर जा रहे हो, बहुत शानदार। क्या है भाई? देखो गहन पठन में हम क्या है बारीकी से पढ़ते हैं, गहन पठन में बहुत गहनता से पढ़ा जाता है, व्यापक पठन में आनंद के लिए पढ़ा जाता है, अवलोकन करना भी नहीं है। यह तीव्र पठन, अब तीव्र पठन यानी कि स्किमिंग की बात की जा रही है। अब यहाँ सरसरी दृष्टि भी नहीं आया तुम्हारे सामने, ना विहंगावलोकन आया, यहाँ आ गया स्किमिंग। यानी कि तीव्र पठन होता है जब आप शीर्षक पढ़ रहे हो। शीर्षक पढ़ना, प्रस्तावना पढ़ना, निष्कर्ष निकालना, सारांशीकरण करना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो बोलेंगे ये आपके स्किमिंग के अंतर्गत आते हैं, जहां सामान्य अर्थ के लिए पढ़ा जाता है। कैसा? तो कहेंगे सामान्य सूचनाओं, सामान्य अर्थ के लिए, सामान्य अर्थ के लिए हम सरसरी दृष्टि से पठन यानी कि आपका तीव्र पठन करते हैं। और गहन पठन कैसे, सॉरी स्किमिंग, स्कैनिंग कैसे? विशिष्ट सूचनाओं के लिए। चलिएगा इधर आ जाओ। पठन कौशल में 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में निम्नांकित में से कौन सी क्षमताएं आ जानी चाहिए? नए नए आइटम आते हैं मैम, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। फिर कैसे आते हैं तुम मुझे बता दो, तुम ही आ जाओ यहाँ पढ़ाने, है ना। अभी की पठन कौशल में 8 से 10 वर्ष बालकों में निम्न में से कौन सी क्षमताएं आ जानी चाहिए? डी है पक्का? हाँ भाई आप जानते हैं, बताए थे कक्षा 3 तक बच्चे के अंदर चारों कौशल का विकास हो जाना चाहिए। ऐसा हमारी शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे में चारों कौशलों का विकास कब तक हो जाना चाहिए? तो कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए, बच्चा 8-10 साल का ही होता है तब तक। तो आपका यहाँ उपरोक्त सभी हो जाते हैं, है ना, यहाँ आपके उपरोक्त सभी हो जाते हैं। चलिएगा एक बार कौन सा 26 वाला और कहा था एक ने, तो 26 नंबर वाला और देख लेते हैं। इधर आ जाओ। देखो बालकों में दक्षता के साथ दूसरों के भावों और विचारों को समझना और अपने विचार समझा पाने के कौशल का विकास करने के लिए उपयुक्त उपागम कौन सा है? अब आपको दूसरे के विचारों को समझना है या आ जाते हैं, तो इसलिए आपका क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अब इस पर 32 पर आ जाते हैं। चलो आ जाओ जल्दी बताओ। एक बच्चे कह रहे कि मैम मातृभाषा, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आप सबको करवाया है ये वाला प्रश्न, तो बता दो कमेंट बॉक्स में, धड़ाक दे के मारो कि आपका राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? पिछली बार ही आपका आया था 21 फरवरी, निधि ने बोल दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2 वर्ष 3 माह का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है, वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। तो इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? बताओ जल्दी। बहुत शानदार, 21 फरवरी, वेरी गुड। अब इसका जवाब दे दो। हाँ मेरे बाद गार्गी मैम पढ़ाएंगी, 50 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। 32 पर हम आ गए हैं और जैसे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद गार्गी दीदी आपको पढ़ाएंगी। और देख लेते हैं डी पर भी जा रहे हैं भाई, डी पर भी जा रहे हैं, क्या बात है। बालक तुमने तुरंत अवलोकन करता कर दिया है। वो 2-3 महीने का बालक है, वो क्या अवलोकन करेगा यूं बताइए? देखियो 2-3 महीने का बच्चा है, अपनी माँ को पुस्तक पढ़ते हुए देख रहा है, वह पुस्तक के पृष्ठ पलटता है, पुस्तक को उलटता पलटता है, तो वो कैसा है? कहेंगे प्रारंभिक पाठक है। उद्गामी साक्षरता इमरजेंट लिटरेसी पढ़ी है कि बच्चे में प्रारंभिक साक्षरता के गुण है भाई, वो स्क्रिबलिंग करता है, कीरम काटे बनाता है, पुस्तक के पेज पलट रहा है इधर उधर, तो वो अभी प्रारंभिक पाठक है। कैसा पाठक है? तो कहेंगे वो प्रारंभिक पाठक है। वो कैसा है? प्रारंभिक पाठक, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। यानी कि क्या? तो बोलेंगे ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है भाई, तो ता वक्ता या अवलोकन करता नहीं है। अभी तो बेचारा कुछ पता ही नहीं है, क्या ही अवलोकन करेगा, क्या ही वक्ता बनेगा। धुंधला दिख रहा है सिंधु भारती, बाबू थोड़े से अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, है ना। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को इस चित्र में 4 वाद्य यंत्र लिखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। इस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। बताओ जी कौन सी गतिविधि से मेल खा रहा है ये कौशल? जूली कन्नौजिया ए, गुंजन कुमारी ए, आसिफा खातून डी, निशा ए, निहारिका सी। ठीक है भाई, और बोलो। इनाया खान ने कहा है ए, देवांश ए, ए ए ए, क्या बात है, मतलब तुमने क्लास को ध्यान से पढ़ा है।
लेकिन फिर भी कुछ भटक जा रहे हैं। ये मैंने आपको कई बार, 2 बार मुझे तो याद है, शायद 2 या 1 बार तो मैं करा चुकी हूँ, एक बार फिर से ये प्रश्न आ गया है। देखो, एक बार तो शायद मैं संस्कृत में कराया ये, मुझे जहाँ तक याद है, और हिंदी में भी करवाया हो, कोई भरोसा नहीं, कि जब चीज़ों को टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़कर पढ़ा जाए, किसी चीज़ के बारे में हम अलग-अलग पढ़ें, अलग-अलग पढ़ना विश्लेषण होता है। अब उसने क्या कहा है, भाई 4 वाद्य यंत्र हैं, एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र है, एक तबला मान लो, एक हारमोनियम मान लो, एक गिटार है, एक वीणा है, ये 4 वाद्य यंत्र, इनके बारे में आपस में चर्चा करनी है कि भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र क्या है, कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है। भाई तबला बजाया जाता है, मतलब वो ढोल की सी आवाज निकलती है, हारमोनियम में स्वर बजते हैं, है ना, वीणा आपकी तंत्रियों से बजाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रयोग बताने, और अलग अलग प्रयोग किसको दर्शाएंगे, तो कहेंगे वो विश्लेषण को दर्शाएगा। किसको, तो कहेंगे ये विश्लेषण गतिविधि से मेल खा रहा है, सीधी सी बात है। और कहीं सृजित करना, तर्क करना या कल्पना करने की बात यहाँ करवाई नहीं जा रही है। जब कहानी में अनुमान लगवाया जाए, एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, या आधी कहानी के बाद आपको अनुमान लगाना है, तो वो कल्पना हो जाता है। मैम 105 107 नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस करो बस, बढ़ जाएगा, दिक्कत मत लो। कई बार ऐसा होता है यहाँ नहीं बढ़ रहा, पेपर में जाकर तुम ही फोड़ के आते हो सारा पेपर बढ़िया वाला। भाषा कौशल जो है एक क्रम से सीखे जाएंगे नहीं, है ना, या अलग अलग सीखे जाएंगे, तो ये भी नहीं, एक साथ सिखा दो। समावेशित युक्ति का मतलब क्या है, भाई चारों भाषा कौशल अंतर संबंधित है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम खुद को सुन भी रहे होते हैं, तो मतलब बोलने के साथ साथ क्या आपका श्रवण कौशल भी विकसित हो रहा है। और जब हम लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ते हुए लिख रहे होते हैं, है ना, जैसे भाई लिख रहे हैं तो हम उसका उच्चारण भी करते हैं, केवल, लिखित, परीक्षा। तो जब बोल रहे होते हैं तो हम सुन भी रहे होते हैं, और जब हम लिख रहे होते हैं तो हम पढ़ भी रहे होते हैं। तो एक तरह से समावेशित युक्तियों के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है, तो कहेंगे समावेशित युक्तियों से भाषा सिखाई जाती है। बाबू नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, अब इस पर आपको खुद एनालिसिस करना है। त्रिभाषा सूत्र, चलो आ गया, एक ने पूछा मैम त्रिभाषा सूत्र बता दो, तो चलो यही बताएंगे त्रिभाषा सूत्र, चलेगा। कि भारत की शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है, हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, बहुभाषा शिक्षा, या एक भाषिक शिक्षा। नीति त्रिभाषा सूत्र में क्या कहते हैं, मातृभाषा आधारित बहुभाषा, कैसी, तो कहेंगे बी, यानी कि भाषा आधारित बहुभाषिकता। अब आ जाओ एक बार त्रिभाषा सूत्र देख लो। त्रिभाषा सूत्र जल्दी से रफली इसको समझेंगे, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र नाम से आपको पता चल रहा होगा, जिसमें 3 भाषाओं के बारे में, यानी कि आपकी विद्यालय स्तर पर जो भाषाओं की नीति है वो किसके अंतर्गत है, विद्यालय स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, कौन कौन सी पढ़ाई जाएंगी, तो ये जो नीति है ये किसके अंतर्गत है, तो कहेंगे त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत है। अब त्रिभाषा का मतलब है 3 भाषाएं कम से कम बच्चे को अपनी 10th करते करते बच्चा 3 भाषाएं सीख जाए। अब इसमें अगर बच्चे की पहली प्राइमरी लेवल पर जो पहली भाषा होगी तो वो बच्चे की क्या होगी, तो कहेंगे आपकी मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा होगी, यानी कि आपकी मदर टंग अब मातृभाषा होगी। अब मदर टंग आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी हिंदी हो सकती है आपकी मदर टंग, आपकी उर्दू आपकी मदर टंग हो सकती है ना, आपकी पंजाबी आपकी मदर टंग हो सकती है, आपकी तमिल आपकी मदर टंग हो सकती है, आपकी मराठी आपकी मदर टंग हो सकती है। तो बच्चे की जो भी मातृभाषा उसी में बच्चे को क्या है हम सिखाएंगे, मतलब कि बच्चे को पढ़ने के मौके दिए जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर अब ये क्या कह रहे हैं, भाई दूसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, तो दूसरे नंबर पर फिर आप पढ़ोगे अंग्रेजी। क्या पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे। ये प्रश्न भी कई बार बनता है कि क्या अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में हमारी शिक्षा नीति में पढ़ाया जाता है, जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें क्या अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, तो नहीं भाई, उसको एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हालांकि विदेशी भाषा है लेकिन फिर भी एक विदेशी भाषा के रूप में न पढ़ाकर एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो फिर दूसरे नंबर पर आप क्या पढ़ोगे, बोल दिया अंग्रेजी। लेकिन अगर जैसे भाई आपकी मातृभाषा है हिंदी, तो आप तो अंग्रेजी पढ़ोगे, लेकिन जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उर्दू है, तमिल है, तो उनको क्या पढ़नी होगी, फिर वो दूसरे नंबर पर हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर वो क्या पढ़ेंगे, फिर वो दूसरे नंबर पर हिंदी पढ़ेंगे। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर, ठीक है, अब आ जाओ तीसरे नंबर पर, तो अब क्या पढ़ोगे आप, फिर पढ़ोगे अंग्रेजी। अब क्या पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, या फिर कोई भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी नहीं तो कोई भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा। अब ये अन्य आधुनिक भारतीय भाषा क्या है, जो आपकी संविधान में 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है, वो है आपकी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। अब कहोगे मैम दूसरे नंबर पर भी हमने अंग्रेजी पढ़ी तो तीसरे नंबर पर भी पढ़ेंगे, तो नहीं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि आपने पहले नंबर पर हिंदी नहीं पढ़ी मातृभाषा के रूप में, तो आप यहाँ हिंदी पढ़ोगे, फिर आपने यहाँ हिंदी यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, तो फिर आप तीसरे नंबर पे अंग्रेजी पढ़ोगे, पर कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है। फिर अंग्रेजी नहीं लेनी तो ऑप्शन में आप कोई भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा देख सकते हैं ना, कोई भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये मोटा मोटा एक डायग्राम हमने त्रिभाषा सूत्र का पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सौर्य अक्सर अखबार को सरसरी तौर पर पढ़ता है, किंतु नौकरी संबंधी विज्ञापन में दी गई सूचना को विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो सौर्य द्वारा दिया गया ध्यानपूर्वक पठन क्या कहलाता है, बताओ। हाँ, अगर किसी की मदर टंग हिंदी है तो वो फिर इंग्लिश पढ़ेगा, सिंपल है।
बहुत शानदार, डी ऑप्शन। अच्छा जी, चलिएगा, मान ली आपकी बात और लगा दिया इस पे। देखो, वो अखबार पढ़ रहा है सरसरी तौर पर, लेकिन उसमें वो विज्ञापन काय का देख रहा है, नौकरी का विज्ञापन, यानी वो सरसरी, जब हम स्कैनिंग करते हैं ना, तो जो मुख्य घटना हमें देखनी होती है, तो हम सरसरी तौर पर पढ़ पढ़कर जो आपके लिए अपेक्षित नहीं है, तो उसको तो इग्नोर करेंगे, उपेक्षा करेंगे, और जो हमारे लिए अपेक्षित, जिस चीज को देखना चाह रहे हैं, मुख्य घटना, भाई समाचार में हम विज्ञापन देखना चाह रहे हैं नौकरी से संबंधित, तो वो आपका बारीकी से पठन हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आपका, भाषा कौशलों के विकास में अवधारणा को बनाने तथा विचारों को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका होती है इंद्रिय संप्रेषणों की, बोलने की, भाषा की पुस्तकों की, या आधिकारिक भाषा की, बताओ। 37। विकास ने ए, दीनानाथ भास्कर डी, निशा विमलेश बी इज राइट। अच्छा, आ जाओ, ए पर जा रहे हैं, ए और डी बी पर, सब पे जा रहे हो तुम तो। देखो, भाषा कौशलों के विकास में अवधारणाओं को बनाने तथा विचारों को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका किसकी है? इंद्रिय संप्रेषण की, बोलने की, भाषा की पुस्तकों की, या आधिकारिक भाषा, या फिर क्या आधिकारिक भाषा की तो है नहीं, है ना, भाषा की पुस्तकों की भी नहीं है। अब क्या है? अवधारणा को बनाना और समझना, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बोलने से भी ज्यादा इंद्रिय संप्रेषण। इंद्रिय संप्रेषण कैसे भाई? हम देखो, इंद्रियां क्या है आपकी, आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख के द्वारा हम क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा बुरा। नाक के द्वारा महसूस करते हैं, सॉरी महसूस नहीं, मतलब सूंघते हैं गंध को, कि ये दुर्गंध है, ये अच्छी गंध है, और ये बुरी गंध है ना। तो क्या है, ये भी तो ज्ञान हो रहा है, हमारा संप्रेषण हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से संप्रेषण होता है। ठीक है, हाथ त्वचा के माध्यम से अच्छा गुड टच बैड टच का हम अनुभव करते हैं, ये क्या इंद्रिय संप्रेषण। मैम अधिसंज्ञान पॉजिटिव है कि नेगेटिव? भाई अधिसंज्ञान क्या है? मेटाकॉग्निशन, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब अपने विचारों पर भी और ज्यादा विचार करना, है ना, अपने विचारों पर सोचना, वो अधिसंज्ञान है कि जो भी हम सोच रहे हैं उसके परे की बात सोचना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा, वैसे तो ये पॉजिटिव ही होता है कि अधिसंज्ञान का अर्थ क्या है, तब ये आ जाए कि आप अपने विचारों पर पुनः विचार करना, आपका अधिसंज्ञान कहलाता है। 38 का आप दे रहे हैं बी की, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव परिवेश में ही कविता समझते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे विद्यार्थी को समझना चाहिए, अलग अलग। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, आपका क्या है, बी ऑप्शन, बहुत शानदार। भाई कविता का ये थोड़ी कोई एक निश्चित अर्थ होता है, अपने परिवेश में बच्चा जिस परिवेश में अपने अनुसार अर्थ का ग्रहण करता है ना। तो पढ़ने के लिए प्रक्रिया बाधित होती है, ये भी कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी अर्थ में लिखी उसी में समझेगा, नहीं, तो अपने अनुभव के अनुसार, अपने परिवेश में जैसे परिवेश है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कविता को समझेगा। तो एक कविता का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, कविता के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, कविता के अनेक अर्थ होते हैं, कोई भी एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। चलिएगा, मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? नकारात्मक पूछा है, और बता दो नकारात्मक को तोड़ फोड़ डालो, आगे बढ़ जाओ तुरंत की बात है। बिल्कुल भाई, कभी भी बच्चे को तुरंत संशोधन नहीं करना है ना, तुरंत संशोधन बच्चे का कभी भी नहीं करवाना है। डी, फटाक से आगे आ जाओ, चलेगा। भी है, जैसे जूली डी पर जा रही है, वर्षा बी, अर्चिता बी, बी और डी देखें भाई, उन्हें कहानी के मुख्य विचार को समझाने का अभ्यास कराना। अच्छा देखो, अभ्यास कराना, बल प्रदान करना गलत है, नकारात्मक है, तो डी कर दिया इल्यूमिनेट, हो गई मोए मोए। आ जाओ इधर, चित्रकारों को क्रम को व्यवस्थित करने कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ, अब क्या हो सकता है ना, अब क्या हो सकता है, बी कर दें, बी पे आ जाओ। चुनौतीपूर्ण शब्दों की समीक्षा करना है, तुरंत तुम बच्चों को क्या है, शब्दों की समीक्षा करवाओगे, करवाओगे? ऐसा नहीं करवाएंगे भाई, बच्चा क्या है, वहीं तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा, उसको रस नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। देखो प्रश्न को समझो, एक शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों से कहानी पढ़ने और फिर कहानी के मुख्य पात्र के बारे में 5 वाक्य बताने को कहा है। तो अब उन्होंने कहा कि कहानी तो पढ़ा दी, अब कहते हैं जो मुख्य पात्र इस कहानी का, भाई कोई कहानी पढ़ी, आपका मुख्य कैरेक्टर जो, इसके बारे में कुछ 5 बातें बताओ। तो बच्चा स्कैनिंग करेगा, बारीकी से पढ़ेगा कि नहीं करेगा? पढ़ेगा भाई, उसको 5 बातें बतानी है उसके बारे में। तो आपका क्या होगा, ए, कि उन्हें विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ने का अभ्यास करवा रही है ना। अच्छा, अभ्यास तो ऊपर भी आ गया, अभ्यास नीचे भी आ गया है, चलिएगा। तो कहानी का, अब देखो इसमें क्या है, अभ्यास नीचे भी था, अभ्यास ऊपर भी था, तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा 5 वाक्य की बात की है, तो विशिष्ट जानकारी के पढ़ने का अभ्यास करवा रही है, ना कि कहानी के मुख्य विचार को समझने का अभ्यास करवा रही है ना। अभ्यास तो ए में भी है, पर अब फिर देखो, अब नकारात्मकता जो कहाँ जा रही है, वो सकारात्मक कैसे बदल रहा है। देखो कि विशिष्ट जानकारी को पढ़ने के लिए उसका, यहाँ आपका बी भी नहीं होगा कि अपरिचित और चुनौतीपूर्ण शब्दों की समीक्षा, अपरिचित शब्दों की समीक्षा करवाने की बात करी नहीं है उसने, ऐसे आ जाओ। हाँ देखो, अभ्यास वैसे नकारात्मक है, और फिर भी कह रहे हैं अभ्यास करो अभ्यास करो, तभी कुछ बढ़िया होने वाला है। आ जाओ इधर, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में बताओ क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, बच्चों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए।
सी में आ रहा है पॉजिटिव, पक्की बात है। ये वाला बल बढ़िया है, चलो भाई जो बल बढ़िया है तो उस पर बल लगा दो, बलपूर्वक उस पर बल लगा दो, उसको जाने मत दो। एक भाषा अध्यापक क्या बच्चों में सिद्धांत की समझ विकसित करना, कतई नहीं, सिद्धांत की समझ विकसित करना बिल्कुल नहीं भाई, है ना। आलंकारिक भाषा का प्रयोग कभी नहीं और शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना नहीं। जब विविध संदर्भ